पाकिस्तान को एटमी अड्डों पर अटैक का डर है, ये खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अमेरिका ने ईरान की एटमी साइट्स पर हमला करके न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी का भारत भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे दोहरा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। पहले भी कुछ दुष्परिणाम हो गए और अब फिर से दुष्परिणाम नहीं कहा दुष्परिणाम हो गए, ये कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाले, झूठ बोल रहे हैं। क्या दुष्परिणाम हो गए? आपने घुस के मार दिए उनके 1 दर्जन उनकी एयर स्ट्रिप्स, उनके मिलिट्री एयरपोर्ट से आपने खत्म कर दिया। क्या दुष्परिणाम हो गया? दुष्परिणाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेड लाइन है, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी रोक दिया तो खून बहेगा, हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़। क्या हो गया? क्या हो गया? दोबारा ठोक दो, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, कुछ आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ भौंकते हैं, ये काटने वाले कुत्ते नहीं है, सिर्फ भौंकने वाले हैं। आप इनको ठोक दो जाके और इनको डेली ठोको। इनका यही इलाज है, इनको डेली। डॉक्टर की दवाई है ना, डॉक्टर लिखता है RX, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले। इनको ठोकते रहो, इनको गोलियां देते रहो, इनका कुछ नहीं। डोज जरूरी है, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान को जो एटम वाला डर, ये बात तो सही है कि ये दोनों मुल्क साथ में नाम लिए जाते हैं। ईरान के साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं। इसलिए वहां जो हुआ है उसकी धमक पाकिस्तान को महसूस हो रही है, पाकिस्तान को। और किराना वाला एक ट्रेलर भी दिख गया है। तो क्या ये वाकई एक डर है जो वहां सतत होगा कि यार एक तो वैसे हमारे पास है नहीं, हमने जो एक झूठ फैला रखा है कि हमारे पास है, उसमें हमको और न मार पड़े। इसमें ट्रम्प ने एक हम लोगों पर एहसान किया है, एक ट्रम्प डॉक्ट्रिन बना दिया कि जहां जहां परमाणु बम है आप वहां मार सकते हैं। हाँ, जो आपके पास है। उनके बहुत गहरे में थे, उसने GBU-57 का इस्तेमाल किया। इनके उतने गहरे में नहीं है, इनका हम निपटारा कर चुके हैं। जो बचे कुछ हैं, अगर इन्होंने तैयारी की तो हमें वो दोनों जगह पता हैं, दोनों जगह पता हैं, वही मारेंगे। जी बिल्कुल सर, विथ योर परमिशन। अभी खबर आई है मीडिया में, कल ही की खबर है कि अग्नि 5 को रिपर्पस कर रहे हैं ये लोग ऑन द सेम फॉर्मेट। अब अग्नि 5 का मतलब क्या हुआ? अग्नि 5 को रिपर्पस मतलब यानी कि वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि 5 से लेकर 8,000 10,000 ऊपर मारती है वो। राइट। ये कह रहे हैं कि जैसे GBU-57 है उसी तरीके से 2 वर्जन ये अग्नि के निकाल रहे हैं। एक वर्जन वो होगा जो सरफेस पे फट जाएगा, जैसे कि सर उस दिन समझा चुके हैं। राइट। कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो था जो सरफेस पे फट जाता था। एक वो है जो जमीन के नीचे जाएगा और करीब 300 खोद के मारेगा, 250-300 फुट नीचे जाके वहां पे फटेगा। एक ये भी सिस्टम भारत बना रहा है। तो भारत ऐसा क्यों बना रहा है? भारत ऐसा क्यों बना रहा है? ये पाकिस्तान को देखो, तुम जितने भी नीचे जाओगे ना पहाड़ के, हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी पावर में है सरकार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर आप वेट मत करना, ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे। ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे। आप ये मत सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर से सांप के दांत, इनकी फितरत में है डसना, इनकी फितरत में। इनको ठोको, और इनको जब तक आप ठोकते रहोगे, ये सबसे अच्छी कौम है पाकिस्तानी, सबसे प्यार मोहब्बत वाली कौम है। अगर इनकी डेली सुतैया होती रहे, इनसे बेहतर कोई बंदे नहीं है। लेकिन इनकी डेली मार पड़नी चाहिए कान के नीचे, और इनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं है। बस डेली ठोको इनको। रोज की डोज अगर इनको मिलती रहे तो इनसे बढ़िया लोग नहीं है, ये कह रहे हैं गौरव आर्य। और यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, अगली खबर देखिए, 477 ड्रोन, 60 मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक। ये तो पूरी तरह से जो चटनी बना देने वाला, हलवा बना देने वाला जो बात की जाती है ना मेजर गौरव आर्य की तरफ से, वो हो रहा है। ये रूस ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अटैक में यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट तबाह, हमले में F-16 के यूक्रेनी पायलट की मौत। इसकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है इन दिनों, और ये कहा जा रहा है कि इसने तो अगला टारगेट भी लॉक कर लिया था, लेकिन उसी समय इसके प्लेन में खराबी आ गई। मामला F-16 का है, मामला अमेरिका से कनेक्टेड है। क्या सोच रहा होगा अमेरिका? जी बिल्कुल। और यूक्रेन ने 2-3 बातें बोली हैं अभी हाल फिलहाल में। जी। यूक्रेन ने यह बोला है कि हम लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स खरीदेंगे। जी। डोनाल्ड ट्रंप से ये बोला है कि साहब आप हमें लेटेस्ट वेपन्स दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। F-16 पुराना प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के पास है। अब यूक्रेन, क्योंकि देखिए अब ना पुतिन ट्रंप की नहीं सुन रहा, पुतिन किसी की नहीं सुन रहा। वो ये इलाका ले लो, ये इलाका ले लो, पूरा यूक्रेन मेरा है, वो सब बोल चुका है पिछले 72 घंटे में कि पूरा यूक्रेन मेरा है। कह रहा मैं पूरा यूक्रेन ले लूंगा। अब ये बोलेंगे उनसे कि सर क्या हमें और कोई इससे ऊपर वाला जहाज मिल सकता है? क्या हमें F-35 मिल सकता है? क्या हमें F-15 ईगल मिल सकता है? क्या हमें और कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे हम ज्यादा विनाश कर सकें रूस का? ये सारी बातें होंगी। अब देखते हैं ट्रंप बेचता है कि नहीं बेचता। नहीं, ये कर रहे हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको और फाइटर्स चाहिए। ये बात तो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की लगातार। ये कह रहे हैं F-16 के नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा, क्योंकि इसकी पूरी F-16 की एक अपनी इज्जत थी पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये माना जाता था कि इसको इतनी आसानी से आप गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मारा है, इसने अभी तो जो खबरें आ रही हैं कि उसने 6-7 मिसाइल मार दी और 8वीं में मरा है, खुद मर गया है।
तो अगर इतना सैचुरेशन हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल कर गया, ये सबसे बहुत सोचनीय बात है। सिस्टम अगर फेल कैसे हो रहा है? फेल कर गया है तो ये किस काम का है? अगर F-16 में ये बात इनको पता नहीं कैसे इन्होंने मीडिया में आ रही है, अगर ये बात है तो F-16 भी एक शक के दायरे में आ चुका है कि इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन F-16 के 4 वर्जन्स हैं, A, B, C, D। ये ब्लॉक C का है कि ब्लॉक D का है? मेरे समझ से इनके पास अल्फा एंड ब्रावो है। सर उससे क्या फर्क पड़ता है ये अलग-अलग ब्लॉक? ये फर्क पड़ता है कि उसमें जो है हर में एवियोनिक्स इंप्रूव करती जाती है। अच्छा, और हर की तो मतलब D का ज्यादा इंप्रूव्ड होगा? डी का ज्यादा इंप्रूव अच्छा। है, डी की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा। और डी की जो एयर सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छे से पायलट को पता चलती है। ऑटोमेशन ज्यादा है, एवियोनिक्स ज्यादा है। मतलब मॉडल वही है, जैसे गाड़ी एक आ गई, मॉडल वही है, लेकिन उसको इंप्रूव करते जाते हैं, कई मॉडल देखते हैं ना, फेसलिफ्ट करते जाते हैं। नहीं, बेस मॉडल होता है, उसके बाद एक टॉप मॉडल होता है। टॉप मॉडल होता है, दोनों बहुत फर्क होता है। तो उस तरीके यहाँ फर्क ये होता है, कॉकपिट में एयर सिचुएशन जो आपके बनती है और सालों का अंतर है। ओके। 10 साल के बाद बनी, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे उस F-16 में जाती रही। ओके, अब इसलिए ये बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। आपने देखा, ये एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, और ये डिटेल, ये बारीकियां और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी सिवाय टाइम्स नाउ भारत प्रतिशोध के। यूक्रेन के सफेद सोने पर पुतिन का कब्जा, शेवचेंको गांव के आसपास रूस का पूरा कंट्रोल, पूरे इलाके में लिथियम का अकूत भंडार बताया जा रहा है। ट्रंप ने हाल ही में लिथियम के लिए डील की थी। अब यहाँ ट्रंप ने तो डील कर ली जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की ने कहा हाँ मैं पूरा दूंगा आपको, रेयर अर्थ दे दूंगा। जी। अब क्या बोलेगा? लेकिन वो तो पुतिन ने कब्जा कर लिया वहां पे। नहीं, अब जेलेंस्की के पास एक कार्ड हो गया ना ट्रंप को बोलने का कि भाई साहब आप सोचने में लग गए, आप दुनिया भर में सीज फायर करवाने लग गए। आपने इंडिया को भी सबके सामने बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने करवाया था, वो भी चूरन आपने बेचा। फिर आपने जो करा ईरान इजराइल के साथ, वो भी दुनिया के सामने जग जाहिर है। और भाई साहब द मेन वॉर, ये जेलेंस्की का कहना है कि द मेन वॉर इज बीइंग फॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन वो जगह है, यूक्रेन वो देश है जो पूरे रशियन फोर्सेस को रोक रखा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप पड़ा हुआ है। भाई अगर यूक्रेन फॉल करता है तो बाकी यूरोप को लेने में कितना समय लगेगा पुतिन को? तो अब ये जाके ट्रंप को बोलेगा कि देखो तुम और चक्करों में लगते हो, तुम्हारा यहां पे नोबेल लेने में लग गए, तुम नोबेल लेने में लग गए। वहां पे उसने गोल कर दिया। गया लिथियम गया, तो लिथियम गया। लेकिन अभी भी एक चीज और है दिनेश समझने वाली, 80% वो अभी ले चुका है। ठीक है सर, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। रशिया और यूक्रेन के बीच में ये चूहे बिल्ली तो चल ही रहा है। वो कुछ जगहों पर आगे आके अपने लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और फिर ये फिर से पीछे ढकेलते हैं उनको। ये पुतिन की पॉलिसी कहलाती है ग्राइंड एंड गेन। ग्राइंड एंड गेन मींस मतलब घिसो बंदे को और फिर घुस जाओ। जब वो थक जाए, पस्त हो जाए तो जाओ और घुस जाओ। तो ये जो है एट्रिशन, वॉर ऑफ एट्रिशन इसको बोलते हैं। इसको कैसे संभालेंगे जेलेंस्की? इसको संभालने के लिए बहुत साजो सामान चाहिए, बहुत लोग चाहिए। और जो इनकी अभी जो बच्चे भेज रहे हैं, एक तरीके से बच्चे भेज रहे हैं आप फ्रंट पे, क्योंकि बहुत हताहत लोग हुए हैं, उनके पास उतनी बड़ी फौज है नहीं। तो ये सब मिला करके अब पूरा का पूरा इनिशिएटिव पुतिन के हाथ में है और पुतिन स्लोली आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसने अपने ये डॉक्ट्रिन फैला दिया है, ग्राइंड एंड गेन, ग्राइंड एंड गेन और घुसो और ले लो, घुसो गाचा घिसो और घुसो। और यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। IAEA ईरान की के संदर्भ में यह खबर कह रहा है ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अब भी बची हुई है। वो कह रहे हैं, राफेल ग्रॉसी ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का दावा कर रहे हैं। यूरेनियम का स्टॉक एटम बनाने के लिए काफी। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि यूरेनियम के स्टॉक को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था, या फिर ये तबाह हो गया, या तक ये कौन सी डिस्कवरी करके आए? ये कह रहे हैं या तो वो वहां पे है, या तो वहां पे नहीं है, या तो वो तबाह हो गया। अगर ये बात तो हम कह सकते हैं, राफेल ग्रॉसी किसके लिए क्या जरूरत है सर? ये मेरे को लगता है कि ये कहा गया होगा ट्रंप की तरफ से कि वहां इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना दो कि हमारे मारने की भी गुंजाइश रहे, हमारे सीज फायर की भी गुंजाइश रहे, नोबेल की भी रहे, ना मिले तो हम दोबारा उसको। बिल्कुल, जैसे ट्रंप कहता है कि मैं अटैक करूंगा ईरान के ऊपर, ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। इसने ग्रासी ने वही बात कर दी कि कुछ वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यही अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पहले बोला था कि देखिए 450 के, ये जेडी वांस का भी स्टेटमेंट है बाय द वे, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बोला था कि 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज, जितना अमेरिका कह रहा है, जितना अमेरिका ने कहा है कि साहब इतना हमने वहां पे विनाश करा है, शायद उतना ना करा हो।
और तीसरी चीज है, जब ईरान को यह पता है कि अमेरिका अटैक कर सकता है, तो कर सकता के चलते क्या ईरान ने अपना बैकअप नहीं रखा होगा? दिनेश भाई बताओ। बिल्कुल लेकिन रखा होगा। मेजर गौरव आर्य जी। एक खबर और आई थी, हालांकि अपुष्ट है, जी। कि इस दौरान जब ये पूरा सिनेरियो वहां पर हो रहा था वॉर वाला, ईरान की तरफ से चुपचाप स्मगल करके पूरा का पूरा यूरेनियम पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिर अगर उस खबर को इस खबर से जुड़े कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं उसके यहाँ हमला ना हो जाए, तो क्या ये उसको डर है कि सूनर और लेटर ये डिस्कवर कर लिया जाएगा कि ये तो सब मेरे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स पार करके इधर ले आए? मुझे नहीं लगता कि ईरान, अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, इसकी पुष्टि जैसे आप बता रहे नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बात चली है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं लगता कि ईरान पाकिस्तान पे इतना भरोसा करता है कि अपने न्यूक्लियर मटेरियल वो पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता। अगर उसको करना भी होगा तो शिया मेजॉरिटी इराक में डालेगा। इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, और इराक के अंदर उसके ग्रुप्स भी हैं जो फैले हुए हैं। तो अगर उसको कुछ मटेरियल डालना भी होगा, अगर यह बात सच है, जिसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, लेकिन अगर यह बात सच है और ईरान ने कहीं डालना ही है, उसको भेजना ही है बाहर, ईरान से बाहर, तो सर ये भी तो हो सकता है कि पूरा लॉट ना भेजा जाए। 450 किलो है, उसमें से 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना भरोसा है उतने किलो के हिसाब से। दिनेश, एक बात पक्की है, ईरान कभी भी पाकिस्तान को अपना मटेरियल नहीं देगा सर। वो लेकिन कहते हैं ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो वाली कहावत, वो कहावत थोड़ा इराक बाकी पाकिस्तान इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट। आपको एक और बात बताऊं छोटी सी, सर मैं माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान की है तो जानी दुश्मनी, एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन जब ये है कि आप रिएक्शन को जज करेंगे और कितना भरोसा करेंगे, कम से कम ईरान को ये तो पता है कि यहूदी उसका दुश्मन है, ये तो बात तय है। पाकिस्तान के साथ यही नहीं पता कि पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन है। जब पाकिस्तान गले लगता है तो उसके एक हाथ में खंजर होता है। ईरान डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। ये बड़ी बात है, दुश्मन का पता होना बड़ी अच्छी बात है कि ये दुश्मन है। और सीक्रेट बातचीत इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिका की नींद उड़ी। जरा खबर देखिए, ईरानी अधिकारियों की एक गुप्त बातचीत थी जो लीक हो गई। ईरानी अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अमेरिकी हमलों में उन्हें बहुत खास नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान को सता रहा है इजरायली हमले का खौफ। इजराइल के साथ सीजफायर पर ईरान को शक। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुजवी की सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बात। कहा ईरान को इजराइल के युद्ध विराम पर शक, अगर फिर से हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। वैसे ये शक तो इनका जायज है, क्योंकि ट्रंप मना करे, अगर नेतन्याहू को लग गया कि मेरे को मारना है तो मारेंगे। नहीं, वो बिना ट्रंप के भी मारेगा नेतन्याहू। बिल्कुल, नेतन्याहू मारेगा, और ये नेतन्याहू की मजबूरी है कि नेतन्याहू मारेगा। ये लड़ाई रुकी नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर है, आज मैं प्रतिशोध में कह दूं, और आई थिंक सर भी इस चीज को अग्री करेंगे, इजराइल नहीं रुकने वाला है। कितना भी नेटो, ये कितना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रंप एक पैर पर नाचे, इजराइल नहीं रुकेगा जब तक इनकी टॉप लीडरशिप इनका न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म ना कर दे। इजराइल विल नेवर स्टॉप। उन्होंने तो खमेनी के पीछे बंदे भेज रखे मारने के लिए। और ये जो इंटरसेप्ट हुई है बातचीत, क्या ये आपको लग रहा है कोई जानबूझकर ये ऐसा किया गया है कि ये बातचीत प्रकाश में आए, या ये वाकई बातचीत हो रही कि कोई नुकसान? डिसेप्शन तो नहीं है ये? मुझे तो ये लग रहा है कि ये साई ऑप्स का पार्ट है, जो कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। क्योंकि आप पहले देखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जब $30 बिलियन देने की बात चली, फिर $30 बिलियन को विड्रॉ कर लिया गया, तो अब उसके बाद कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है, अब तो ये भी लाए जा रहे हैं कि ये मरे भी नहीं है। तो सब मिला जुला के आप देखिए अभी स्थिति। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अभी भी इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ज्यादातर वो ना तो फोन से हो रहा है, ना ये एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं। सब जगह इनको डर सता रहा है, पेजर तो यूज करते ही नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बातचीत हो कैसे रही है, ये क्या कबूतरों के जरिए हो रही है? एक चीज समझिए, ये ट्रंप से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, फिर कहा नहीं हुआ, फिर कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये पलटा पलटी वाली है ना, ये ट्रंप डॉक्ट्रिन है कि आप जो आज बोले वो कल उसको उल्टा बोलते हैं, जिससे पूरे सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मुझे खुद नहीं पता, सोशल मीडिया कंफ्यूज। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं। उधर पुतिन ने भी कहा नहीं हम ईरान के साथ हैं, और बाद में कहा नहीं ईरान के साथ हैं, लेकिन हमारे इतने सारे लोग इजराइल में भी रह रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये सीख रहे हैं ये ट्रंप डॉक्ट्रिन, जिसमें कुछ भी क्लियर ना होने पाए और यही उसकी क्लैरिटी रहे। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के शीर्ष मौलवी नसीर मकरेम शिराजी ने फतवा जारी किया। दुनिया के मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। वैश्विक इस्लामिक समुदाय के लिए खतरा बनने वाले को
माकूल जवाब दिया जाए। मुझे लगता है अगर इनका वश चले तो चांद सितारों की भी सुपारी दे दे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपने जो वर्ड यूज करा है सुपारी, वो बहुत करेक्ट वर्ड है। और आज मैं आपको बताता हूं, ये जो करा है ना मुसावी साहब ने, ये जो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है, ये क्यों दिया है। और इन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम्स को एड्रेस करा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाई नेतन्याहू जो ट्रंप है, ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि क्या आपको पता सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था? 20 साल के बाद किसी ने स्टेज पे चढ़ के उसकी आंख में चाकू मारा, वो अंधा हो गया एक आंख से। उसने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। फतवा कहां से जारी हुआ था? ईरान से। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हाँ, हमारे पास वो सैन्य ताकत नहीं है कि हम इजराइल को घुटने पे ले आए, हमारे पास वो सैन्य ताकत भी नहीं है कि हम अमेरिका का कुछ डैमेज कर दें। लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो भी इस फतवा को, जैसे कहते हैं ना सुपारी किसी ने ले ली, दुनिया भर में आपने फतवा फेंक दिया ये, और किसी ने उठा लिया फतवा, और किसी ने बोला हाँ कोई ऐसा निकला जुनूनी पागल। ठीक है, ट्रंप के पास क्या ऐसी सिक्योरिटी जिस लेवल की आज की है हमेशा रहेगी? बिल्कुल। ट्रंप के ऊपर हमला नहीं हुआ था गोली से? जब वो पब्लिक में गया था उसकी कान में गोली लगी थी, क्या नहीं हुआ ये? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे ड्रोन मारने की कोशिश नहीं करी थी? वो घर पे नहीं था, फॉर्चुनेटली बच गया, उसकी जान बच गई। मैं 2024 की बात कर रहा हूं। ये छोड़ दिया है कि जिंदगी भर तक जब तक ट्रंप और नेतन्याहू चलेंगे, वो अपने कंधे के पीछे देख के चलेंगे, कोई मार तो नहीं रहा। ये कर दिया है आज इन्होंने। नहीं तो फिर अगर ये एम्बिग्विटी रखेंगे कि अमीर उसको मुनीर को बुला के उसके साथ लंच करना है, डिनर करना है, उसका फायदा उठाना है, तो फिर अगर गुड एंड बैड एंड सूटेबिलिटी नॉन सूटेबिलिटी देखेंगे तो ये होना ही चाहिए उनके साथ। ये होगा ही, ये होगा ही। जो गौरव बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है कि आपको हम भय में रखेंगे, लेकिन उसका उनको नुकसान क्या होगा? ज्यादा भय में रखेंगे तो बम फिर चलेंगे, वो इलाके जहां ये एटम बम बनाने की कोशिश करेंगे वो फिर तहस नहस होंगे, वहां का एयर डिफेंस जो है वो फिर तहस नहस होगा। कहने को तो इनके पास ही बहुत अच्छा एयर डिफेंस नेटवर्क था, लेकिन उसका क्या हुआ? एक चीज नहीं चल पाई, वो नहीं चलेगी। अब देखिएगा इस बार जो होगा, क्योंकि जो ये जितनी खतरनाक बातें आ रही हैं, नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के ईरान को सबड्यू कर ही देंगे। इस बार तो सबड्यू करेंगे ही। वो सबड्यू किस हद तक करेंगे ये एक सवाल है। तेहरान में जिंदा दिखा ईरानी कमांडर, ये खबर देखिए। इस्माइल कानी जिंदा दिखा। आईडी अपने 13 जून को मार गिराने का दावा किया था। जंग में मारे गए लोगों के जनाजे में दिखा जनरल IRGC कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। खामेनेई के सलाहकार के साथ जनाजे में था शामिल सलाहकार शमखानी की भी मौत का किया गया दावा। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई मेजर गौरव आर्य कि इन्हीं के पोस्टर लगा दिए गए थे इजराइल में कुछ जगहों पर कि धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं ईरान की हम तक पहुंचाई। जी, तो ये बहुत कुछ चल रहा है, मतलब केवल एक चीज नहीं। हाँ, और आई एम नॉट इवन श्योर कि जिसको मारा है ये वही बंदा है। हाँ, इनके डुप्लीकेट भी हैं, और ईरान में ये सब होता है। इराक में भी होता था, सद्दाम हुसैन का डुप्लीकेट था, सद्दाम हुसैन के बेटों का डुप्लीकेट था। तो जो ऐसी रजीम होती हैं, इनके होते हैं डुप्लीकेट। ऐसा सुनने में आया है कि पुतिन का भी एक बंदा है जो पुतिन जैसी शक्ल उसकी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी करके। पहले तो उसकी वैसी शक्ल मिलती थी, हाइट वाइट सब, बॉडी शेप, फेशियल फीचर्स, और प्लास्टिक सर्जरी करके पुतिन से मिलवाया गया। उसी तरीके से देखिए, ये बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम है, और जिस लेवल पे होता है शायद हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा डिसेप्शन का गेम नहीं। लेकिन लोग यहाँ समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं कई बार एक बात और है। अगली खबर देखिए, चीन ने दुनिया को अपना नया बॉम्ब दिखाया जिसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया ब्लैकआउट बॉम्ब, नाम रखा ब्लैकआउट। दुश्मन सेना के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए काल, दुश्मन के इलाके में बिजली काट सकता है, इससे दुश्मन के कमांड कंट्रोल सिस्टम तबाह हो सकते हैं। ब्लैकआउट कर देता है बॉम्ब। तो ब्लैकआउट क्या करता है? इसके अंदर से कंडक्टिव फाइबर्स निकलते हैं। कंडक्टिव फाइबर्स, कार्बन फाइबर बाल की तरह दिखेंगे। अच्छा, थोड़े 3-4 इंच के लंबे होते हैं। इनका पूरा बादल नीचे आता है, बालों की वर्षा। वो केमिकली कंडक्टिंग होते हैं, मतलब बिजली को चला सकते हैं। तो वो जाके आपके तारों पर, आपके स्विचेस पर और सब स्टेशन पर बैठ जाएंगे, तो हर जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका नाम रखा गया है ब्लैकआउट बॉम्ब, बिकॉज उसके बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाता है पूरे शहर में, और ये करीब 1000 या 1 किलोमीटर के दायरे में फैल जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई सर्किट बनाया हुआ है किसी चीज का, और अचानक वहां पर कई सारे तार डाल दिए जाएं, शॉर्ट सर्किट होगा, सब कुछ खत्म हो जाए। नंगे तार डाल दिए जाएं, ऊपर से पूरी नंगे तारों की वर्षा हो गई, जिसको कार्बन फाइबर बोलते हैं, और वो वर्षा हो गई, पूरी जगह पड़ गई, पूरी जगह। ये देखिए, ये सब कंडक्ट कर गया। सर वैसे चीन जो है कई मामलों में, लेकिन ये पहले भी हो चुका। अच्छा, पहले हो चुका है। चीन कॉपी मास्टर है, इतनी भी तारीफ मत करिए। तो ये कहां पे हुआ था पहले? ये स्टार फिश करके इसका नाम था, 1962 में हुआ था, यूएसए ने किया था। अच्छा, यूएसए। अच्छा। कॉपी मारने में बड़े उस्ताद हैं। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, यूएसए जो कर चुका होता है, जब कोई मुल्क उसी को कर रहा होता है तो वो यूएसए की निगाह में गुनहगार होता है। चीन की नापाक हरकतों पर नकेल कसने
धंसने का प्लान तैयार। अगली खबर, असम में NH 127 पर बनाई गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी 31 जुलाई तक पूरी तरह बनकर तैयार। 99% तक काम पूरा। युद्ध के हालात में रफेल, तेजस, सुखोई 30 की लैंडिंग संभव। LAC से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, नूर खान में अगर तिरपाल डल गया तो फिर वहां से कुछ टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो सकती। यहां तो हाईवे पे चाहिए, वहां उतार दो। यहाँ पाकिस्तान को आने में मेरे ख्याल से 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान में खैर एनीवे देखिए, वो पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज एक्चुअली, एक आर्मी और एक नॉन आर्मी है। बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है जैसा आप बता रहे हैं, 200 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, यानी कि जो सो कॉल्ड बॉर्डर है, इट्स नॉट अ बॉर्डर इसलिए मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं, वहां से आपने ऐसी लिटरली आपने नेशनल हाईवे नहीं बनाया, आपने एक लैंडिंग स्ट्रिप बना दी है। क्या उसके आसपास एयरफोर्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके आसपास एयरफोर्स के रडार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। रिफ्यूलिंग डम्प्स होंगे, हैंगर भी बनाएंगे, और सामने आपके एक्चुअली NH है। जब आपको सिविलियन ट्रैफिक बंद करना है, एयरफोर्स ने बंद कर दिया, वहां से आपका रनवे तैयार है। ये एक और सर बड़ी बात इसमें ये भी है कि डुअल पर्पस, इस पर अगर रफाल लैंड कर रहा है, इसका मतलब इसका LCN जो लोड क्लासिफिकेशन नंबर होता है वो कम से कम 55 होगा। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि जहां जब उतरता है तो उसका वेट होता है, और वेट होता है टायरों के ऊपर पड़ता है, और उससे वो जमीन धंस सकती है। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप ये कह रहे हैं। नीचे जो पूरी इट्स लाइक रनवे मतलब बहुत सॉलिड होगा। वो 4.5 किलोमीटर का है। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे दिख जरूर रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक रनवे की तरह होगा। भारत ने सलाल बगलियार डैम के गेट खोले। सुनिए, अब बाढ़ में डुबाने की तैयारी। पाकिस्तान की तरफ चिनाब में पानी का प्रवाह बढ़ा। सिल्ट हटाने की प्रक्रिया के तहत खोले गए गेट। डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में हाहाकार। सिंधु समझौता निलंबित। भारत एक तरफा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। अब टायर ट्यूब वगैरह वहां पंचर बना के रेडी रख लिए गए होंगे। बिल्कुल, और बांध के फ्लोट करो। और बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के से तैर भी रहा है, हल्का सा। ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले प्यास से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्यास से मारो, फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मॉनसून का महीना है, तो अब पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, वहाँ पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो, और जैसे ही मॉनसून खत्म हुई सारा पानी रोक दो, डाइवर्ट कर दो। यही चलना चाहिए इनके साथ। अगली खबर भी देख लीजिए। भारत को घेरने के लिए चालबाज चीन की नई चाल। सार्क की जगह नए समूह को बनाने की तैयारी। चीन के कुनमिंग में 19 जून को ये बैठक हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधि इसमें शामिल। इससे क्या हासिल होगा सर इसको? आज तक क्या हासिल, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी रहेगी। सार्क बना लिया आपने, स्को बना लिया, सब बना लिया, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि जब तक इरादे आपके ठीक नहीं होंगे हासिल कुछ नहीं होगा। और इरादों के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति लाइए। न इरादा है न शक्ति है, चीजें ठीक कैसे हो? इंटेंट और पावर दोनों चाहिए। इंटेंट तो यह है कि SCO आतंकवाद के खिलाफ बनाया गया था, और वहां पे कह दिया जाता है वाह पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है और वहां के आतंकवादी, अरे क्या कमाल। ये है चाइना की सरपरस्ती में बने हुए संगठनों का अभी तक का हासिल। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद सर, प्रतिशोध में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।